कि अंग्रेजों की एक बड़ी कंपनी, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? वो बहुत बड़ी पैसे वाली कंपनी थी। अब मान लो भारत में एक व्यापार, एक उद्योग बड़ा फलता फूलता था, कपड़ा। कौन सा उद्योग? कपड़ा। सूती कपड़े का उद्योग बड़ा फेमस था अपने यहाँ। अब सूती कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? कपास। क्या चाहिए? कपास। अब मैं मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी हूं, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी किसान के पास गया और मैंने किसान को जाकर, भाई किसान तेरे खेत में कितनी कपास होती है? किसान ने कहा भाई मेरे कपास होते 100 क्विंटल। कहां बेचता है? लोकल मार्केट में। क्या भाव बिकती है? तो उसने कहा मान लो 50 रुपए क्विंटल। तो कितने रुपए मिले तेरे को? उसने कहा 5,000। मैंने कहा पकड़ 5100। 100 रुपए का फायदा उसके। तो हाथों हाथ पूरी उठा रहा हूं, उसको लेके भी कहीं जानी नहीं पड़ेगी। लोकल मार्केट में कोई लेगा 20, कोई लेगा 30, कोई लेगा 50, मैं सारी एक साथ ले रहा हूं। ट्रांसपोर्टेशन बच रहा है, रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, तो वो मेरे को बेचेगा। तो भारतीय उद्योग धंधों के लिए कपास बचेगी? बचेगी नहीं। पर आप ये कह सकते हो कि सर सारी थोड़ी लेके गए होंगे, थोड़ी बहुत तो बची होगी। यदि थोड़ी बहुत बचेगी तो फिर सस्ती मिलेगी कि महंगी? और यदि महंगी मिलेगी तो वो जो कपड़ा बनाएंगे वो कपड़ा सस्ता होगा कि महंगा? अब ब्रिटेन वाले तो बल्क में बना रहे हैं, तो उनका तो है सस्ता, हमारे वाला क्या है? दूसरा। ब्रिटेन में तब तक आ गई थी मशीनें, तो वो कपड़ा किससे बना रहे थे? मशीनों से। अपने अभी भी हाथों से बन रहा है, चरखान हथकरघान वो चल रहा है, इसलिए अपने टांके लगा रहे हैं भाई साहब हाथों से। उनके डबल तुरपाई हो रही है अंदर वाली साइड में। अपने वाले टांके बाहर से दिख रहे हैं, उन वाले दिख ही नहीं रहे। अच्छा भी उनका, सस्ता भी उनका, तो लोग खरीदेंगे भी कौन सा? उनका सामान खरीदेंगे। हमारे वाला पहली बात तो महंगा है, फिर बिक नहीं रहा, कितने दिन तक वो घाटे में चला लेगा, फिर बंदी होगी। तो फैक्ट्रियां धीरे धीरे क्या होने लग गई? ये वैसे ही है जी। अभी दिवाली आएगी आगे, दिवाली पर अपने पास मैसेज आएगा कि नहीं खरीदेंगे चाइनीज माल। चाइना हमें सामान बेचकर कमाता है पैसे, फिर उससे खरीदता हथियार, हथियार देता अपने सैनिकों को, उनके सैनिक हमारे सैनिकों पर चलाते हैं गोलियां। क्या तुम चाहते हो कि हमारे सैनिक शहीद हो जाएं? नहीं। इसलिए इस बार दिवाली पर करेंगे चाइनीज सामान का। फिर अपने दुकान जाते हैं, अपने दुकान वाले को जा कहते हैं कि भाई साहब मेरे को घर पे रोशनी करनी, रोशनी करते हैं दिवाली पे, और मेरे को वो बल्ब चाहिए रोशनी करने वाले, लाइटिंग चाहिए। वो कहता है हाँ भाई साहब कौन सी दिखाऊं? और अपने कहते हैं भाई साहब मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी ने कहा है, वोकल फॉर लोकल। अपने दिखाए जाए भाई साहब। अगला कहता मैं तो खुद ही बजरंग दल का सदस्य हूं, और मैं तो खुद ही इस बात में यकीन करता हूं कि चाइनीज माल खरीदना। ये देखो भाई साहब, आपने उसने दिखाई लड़ियां बहुत अच्छी सी, आपने पूछा भाई क्या विशेषता इनकी बताओ, क्या अच्छी बातें? उसने कहा भाई साहब आज लेके जाओ, 2 सीजन आराम से निकाल देगी। इस दिवाली और अगली दिवाली दोनों में आपको देखने की आवश्यकता ही, एकदम ढंग से रोशनी करेगी, पूरा घर जगमग जगमग हो जाएगा आपका। आपने पूछा कलर कैसा है, तो उन्होंने कहा कलर अलग अलग ले सकते हो, लाल लो तो लाल ले लो, हरा लो तो हरा ले लो, पीला लो तो पीला लो। मुझे लगता है लाल ज्यादा अच्छा रहेगा, लाल ले लो आप। आपने पूछा रुपए कितने हैं, उसने कहा सस्ती है, ज्यादा महंगी भी नहीं, 300 रुपए में मिल जाएगी आप। आपने कहा ठीक। फिर भी आपने कहा कि और कोई इसके अलावा ऑप्शन? तो उसने कहा एक चाइनीज है। आपने कहा दिखा तो दे, उसने दिखाई। आपने पूछा उससे इसकी विशेषता, तो उसने कहा भाई साहब देखो चाइनीज माल है, चले तो चांद तक, नहीं चले तो एक सीजन निकाल देगी, अगले सीजन की कोई गारंटी। आपने कहा कलर, उसने कहा कलर ही इसमें अलग है, इसमें एक लाल एक हरी एक पीली एक नीली, एक लाल एक हरी एक पीली एक नीली, लाल हरी पीली नीली, 2 जलेगी 2 बुझेगी, चस बुझ चस बुझ। आपने कहा कितने रुपए की? उसने 120। कितने की है? आपने कहा ब्लैक पॉलिथीन में डाल दे, दिखने नहीं चाहिए। राष्ट्रवाद कहीं अंदर जम जाता है जाके, अपना सपना। भाई साहब बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, रिपिया तेरी तिखी धार कट गए मुंशी थाने। तो आप लेके आते हैं, आज भी लेके आ रहे हैं, तो अंग्रेजों के टाइम में यही था। तो 2 सेक्टर तो गए, किसान गए क्योंकि टैक्स बढ़ गया, मजदूर गए क्योंकि उद्योग धंधे क्या हो गए? बंद। तीसरा बचा व्यापार। तीसरा कौन सा बचा? आप नोटिस करो, हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ का किला व्यापारिक मार्गों पर स्थित है, रणथंभौर का किला व्यापारिक मार्गों पर स्थित है, जालोर का किला व्यापारिक मार्गों, अपने सारे किले व्यापारिक मार्गों पे। सारे के सारे किले किस पे थे? व्यापारिक मार्गों पे। यदि किसी को, ये दिल्ली है, दिल्ली से जाना है सिंध, कहां जाना है? यदि दिल्ली से जाना है आपको गुजरात, यदि आपको दिल्ली से जाना है मालवा, यदि आपको दिल्ली से जाना है साउथ इंडिया, यदि आपको दिल्ली से जाना है अफगानिस्तान, सारे रूट राजस्थान के अंदर से होके जाएंगे, सारे के सारे राजस्थान क्रॉस करेंगे। इसलिए अपने राजा महाराजा टैक्स लिया करते।
अब मैं कभी, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया होगा, कभी इस बात को इमेजिन करो कि जैसलमेर का किला 1155 में बन गया था। कब बना? और विशाल किला है, बहुत बड़ा किला है, तो उस राजा के पास रुपए कहां से है? कहां से लाया वो रुपए? तो स्टूडेंट कहता है सर टैक्स लिया। किस पे? सर खेती। तो आज भी नहीं होती वहां। तो फिर किस पे लिया? कि उद्योग धंधे। तो वो तो पूरे राजस्थान में नहीं है। तो फिर तीसरा कौन सा बचा? व्यापार। यदि कोई दिल्ली से सिंध जाता है तो रास्ते में क्या पड़ता है? जैसलमेर। तो अब वो व्यापारियों को कहता राजा कि तू इधर से इधर जाएगा, बीच में लूटपाट हो सकती है, मैं तेरे को सिक्योरिटी दूंगा। ठीक है, तो राजा को तो क्या मिल गया? टैक्स। अब यहाँ एक व्यापारी बैठा, यहाँ को सेठ है, यहाँ सिंध में एक सेठ है, यहाँ दिल्ली में एक सेठ बैठा है। अब अपने जैसलमेर वाले सेठ ने इन दोनों सेठों से बात की कि यार तुम इतना दूर सामान पहुंचाते हो, दिक्कत होती होगी, एक काम करो, तू मेरे को भेज दे, मैं आगे भेज दूंगा, तू मेरे को भेज दे, मैं आगे भेज दूंगा। कमीशन। इधर से इधर, इधर से इधर। उनका थोड़ा काम सरल हो गया, अपने वाले को बीच में क्या मिल गया? कमीशन। अब सामान इधर से उधर से भेजने के लिए साधन चाहिए, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। सेठ कहां से लाएगा? तो सेठ ने यहां पर अपने जैसे आदमी पकड़े। मेरे पास ऊंट गाड़ी थी, उसने कहा भाई सिंध छोड़ दिया, तू दिल्ली छोड़ के आ जा। तो मेरे को रोजगार मिल गया। सामान चढ़ाने के लिए मजदूर चाहिए, सामान चढ़ाने वाले, मजदूरों को मजदूरी, ट्रांसपोर्टेशन जो कर रहे थे उनको, सेठ को कमीशन, राजा को। सबका इकोनॉमी बिल्ट है पूरी उन किलों के आसपास में एकदम। अब अपना पूरा जो ट्रेड हुआ करता वो सारे के सारे लैंड रूट है, सारे के सारे क्या है? पैदल 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 पैदल, मतलब धरती के माध्यम से, है ना, स्थल मारे गए सारे के सारे। क्योंकि हमारे यहां पर विश्वास था कि समुद्र की यात्रा करने पे धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। जो समुद्र की यात्रा कर लेते हैं उनके कारण था कि पानी वाले जहाजों में 6-6 महीने तक जाना पड़ता। उन जहाजों के ऊपर खाना पीना फिर मांस मच्छी टाइप का मिलता पानी के अंदर, और अपने वालों को लगता है मांस मच्छी खा ली तो आदमी का धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट। इसलिए पानी वाले में जाते ही नहीं थे। अब आए अंग्रेज, अंग्रेजों ने आका हमारा भ्रष्ट हो रखा है पहले से, हम एक ही करेंगे जल वाला, दूसरा कोई भी करेंगे नहीं। अब पहले दिल्ली से सिंध जाने का रास्ता था, अब अंग्रेजों ने कुछ ही नहीं किया, अंग्रेजों ने एक बंदरगाह बनाया, बॉम्बे। कौन सा बनाया? सिंध दिखता है सामने, पानी पानी में कराची और बॉम्बे के बीच में दूरी को एकदम ही थोड़ी सी हो जाती है। तो अब उन्होंने कहा एक आदमी यहां से चल के तक क्यों जाए, उसको अपने जल मार्ग से यहां भेजेंगे। इसलिए पूरे रूट ही चेंज कर दिए। जब रूट चेंज हुए, जल मार्ग से व्यापार होने लगा, हम बर्बाद हो गए। अंग्रेज बड़े इंटेलिजेंट थे, अंग्रेज इस बात को जानते थे कि राजस्थान के लोग 1000 साल से व्यापार कर रहे हैं, इसलिए इनको व्यापार का सेंस बड़ा अच्छा है, बिजनेस सेंस अच्छा है इनका। तो अब अंग्रेज अपने सेठों के पास आए। आप अपने इधर पश्चिमी राजस्थान के तो किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, वो सारे के सारे जो है व्यापारिक केंद्र है। इधर से आप टोंक से शुरू कर लो, बोले टोंक, मालपुरा, उधर पाली में पाली, सोजत, ये नागौर में कुचामन, डिडवाना, नावा, डेगाना, लाडनू, मेड़ता, ये इधर शेखावाटी में डूंडलोद, मलसीसर, अलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, सरदार शहर, राजगढ़, रतनगढ़, ये सारे व्यापारिक केंद्र है। सारे के सारे ट्रेड होता था इस रूट से यहाँ पर। अब वो किसी सेठ के पास आए और उन्होंने सेठ को आगा, वह सेठ इतने दिन तू यहाँ बिजनेस करता था, अब ये रूट ही बंद हो गया, अब तू क्या करेगा? लोकल मार्केट में थोड़ा बहुत कमाई करके खाएंगे। तो अंग्रेजों ने कहा तू एक काम कर, दुकान बॉम्बे खोल ले, हमारी तरफ से कर ले, तू कलकत्ता खोल ले, तू मद्रास खोल ले, तू हुबली कर ले अपने दुकान, तू सूरत में दुकान कर ले। तो अपने सेठ ने कहा भाई साहब यहां मैं यदि दुकान है ना मेरी, तो ये राजा मेरे को जानता है, तो ये राजा मेरे को सिक्योरिटी देता है, तुम्हारे राज्य में जाऊं और को लूटपाट कर ले तो अंग्रेजों का टांगे तोड़ देंगे, तेरे कोई हाथ भी लगाए तो चल हमारे साथ, सिक्योरिटी पूरी। उसने वापस कहा कि यहाँ तो ऊंट गाड़ी वाले बैलगाड़ी वाले मेरे को जानते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन आराम से हो जाता है। वहां अंग्रेजों का रेलगाड़ी, क्या देंगे हम? रेल ले आए थे अंग्रेज, इसलिए अंग्रेजों की पूरी रेल ट्रेड रूट्स पर है। और बता, तो उसने कहा धन नहीं है मेरे पास, ये तो गांव वाली दुकान तो 7 पीढ़ी की है, परदादाजी की परदादाजी करके गए थे, मेरे को तो बैठना ही है, बाकी क्या करना है इसमें नया? अंग्रेजों का लोन देंगे। और बता, तो फिर अपने वाले सेठ ने अपना लास्ट दांव चला कि डूब गए तो नई दुकान खोलूं, और डूब गई अंग्रेजों का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आ गया था उनके, हम तेरे को लोन देंगे, इंश्योरेंस देंगे, ट्रांसपोर्टेशन देंगे, सिक्योरिटी देंगे। इसलिए राजस्थान के सारे सेठ ही ब्रिटिश इंडिया चले गए। इसलिए पूरे भारत का बिजनेस राजस्थानियों के पास है आज दिन तक। दो तो इन लोगों को छोड़ दो जिनके पास नए नए पैसे आए हैं, अंबानी और अडानी, दो एक पीढ़ी से पैसे आए हैं, और नए नए आता है तब आदमी दिखाता भी है।
नए नए पैसे आते हैं किसी के पास तो बंदा दिखाना भी चाहता है कि हमारे पास में पैसे हैं। या आप पुराने वालों में छोड़ दो टाटा, बाकी आप किसी का नाम लो जो पुराने पैसे वाले हैं, मोदी, मित्तल, डालमिया, बजाज, बिरला, पोदार, झुंझुनवाला, केडिया, पिरामल, जो नाम आपको अच्छा लगे। भारत में सारे पैसे वाले राजस्थानी है, राजस्थानी के अलावा दूसरा पैसे वाला ही नहीं है। इसलिए भारत में कहावत ही बनी थी, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए मारवाड़ी। जहां बैलगाड़ियां नहीं पहुंचती वहां पर भी कौन पहुंचे हुए? मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की जो शादी की पिरामल परिवार में की है। पिरामल झुंझुनू में गांव पड़ता है बगड़, उस बगड़ गांव के आप आज भी बगड़ चले जाइए, घुसते ही वहां पे मिलेंगे आपको पिरामल प्याऊ, पिरामल हॉस्पिटल, पिरामल स्कूल, पिरामल कॉलेज। तो उसके बाद मुझे मुकेश अंबानी बहुत अच्छा लगने लग गया, वो ब्याई जी है, रिश्तेदार है ना, उसने बेटी दे रखी है। और नहीं तो कम से कम टावरों के धोख लगाने तो आएंगे, बेरुंजी तो धोखेंगे पकड़ के आगे कम से कम। तो अपना तो भाई रिश्तेदार ही बड़ा मामला है। तो सारे के सारे अपने राजस्थान के हैं। तो अपने सारे व्यापारी उस साइड में जब शिफ्ट हो जाएंगे तो अपने पास व्यापार बचेगा। तो हमारा व्यापार भी पूरी तरीके से क्या हो गया, चौपट। अब पहले एक घर में हम 4 भाई थे, मान लो 2 भाई करते खेती, एक काम करता फैक्ट्री में, एक काम करता बिजनेस का। अब बिजनेस चौपट, फैक्ट्री चौपट, तो वो दोनों भी किस में आएंगे, खेती में। अब खेत में 4, एक अनार 100 बीमार, जमीन के टुकड़े छोटे, जमीन के टुकड़े छोटे होंगे तो जमीन कभी भी इनकम जगी, सिंपल सी बात है। तो ये भी अपना चौपट हो गया। तो मैं अभी 2022 में बनारस एक कार्यक्रम में गया हुआ था एक बार। तो वहां बनारस में मेरे को एक सेठ जी मिल गए, कोई राजस्थानी भाषा का कार्यक्रम था। उसमें बड़े बड़े सेठ आए हुए, सारे राजस्थान, पूरे भारत के क्या पूरे विश्व के इधर उधर के सेठ आए हुए। मुझे कहा कि तुम 5 मिनट बोल सकते हो। मैं अपने 4:30 में बोल जाएंगे, तुम बोलने तो दो एक बार। अपने मंच पे गए, 5 मिनट बोले। तो अब उनमें कौन ध्यान देते, बड़े बड़े सेठ आए हुए थे, आप जैसे कई वहां घूम रहे थे। तो मैं जब ऊपर चढ़ा तब तो उन्होंने कहा भाई ये है राजस्थानी भाषा के लिए बोलेंगे, सेठ अपने आप में मस्त है सारे के सारे। मैं बोल के उतरा तो उनमें से 5-7 लोगों को लगा यार ठीक बात कही कि गया है। तो उनमें से कई मेरे से मिलने के लिए, अरे अरे बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले, शाबाश शाबाश। एक सेठ दिन मेरे को कहा कि यार तुम कहाँ के हो, तुम बोल रहे थे तो मुझे मेरे गाँव के आसपास किसी आवाज लग रही थी। मैं सेठ जी बीकानेर का हूँ। तो उनका मैं यार कुचामन का हूँ। तो नागौर बीकानेर की लगभग एक जैसी से, तो उनको थोड़ा लगा होगा यूं। अच्छा सेठ जी, तो अभी कहाँ रहते हो सेठ जी? उन्होंने कहा गुवाहाटी। तो सेठ जी गुवाहाटी कब गया था आपका परिवार का? 1822। हम ये बात 2022 में कर रहे थे। मतलब सेठ जी का परिवार कितनी पीढ़ी जाके पहले शिफ्ट हुआ है? 200 साल। कितने साल? तो मैंने सेठ जी को पूछा कि सेठ जी गुवाहाटी तक किएगा अपने वाले आगे ही है? तो उन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश तक तो पहुंचे में, और यदि भारत सरकार परमिट कर दे तो चीन में भी जोधपुर मिष्ठान भंडार तो खोल ही लेंगे। आप ना मतलब भारत के किसी शहर के अंदर जाइए, उसमें राजस्थानी व्यापारी है। कलकत्ता में पूरा मारवाड़ी मार्केट है, दिल्ली में मारवाड़ी मार्केट है। अभी ज्यादा पुरानी नहीं, 1.5 साल पुरानी बात है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने बयान दिया, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उन्होंने बयान दिया कि यदि बॉम्बे से राजस्थान के व्यापारी चले जाएं तो बॉम्बे बर्बाद हो जाएगा। और महाराष्ट्र वालों ने कहा कि यह अपमान है महाराष्ट्र का, माफी मांगे राज्यपाल। अगले दिन राज्यपाल ने कहा कि यदि मेरी शब्दों से किसी की भावनाओं को आघात पहुंचाओ तो मैं माफी मांगता हूं, पर बात सच्ची है, बर्बाद तो जाओगे तुम। है सही बात है। मतलब छोटे छोटे बिजनेस भी अपने। मैं तो 2016 के आसपास में गोवा घूमने के लिए चला गया। मेरे दोस्त एक पहले मेरे साथ पढ़े वहीं पे रहा करते थे। तो मैं जब हम जा रहे थे यहाँ से 3-4 फ्रेंड, तो मैंने उनको फोन किया कि यार ऐसे ऐसे हम आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार तुम मेरे पास आ जाना सीधा, होटल वोटल मत रुकना, अपने यहीं रुक जाना। तुम मैं नहीं यार तेरे घर पे तो क्यों रुके, हम 4-5 लोग हैं, तू व्यवस्था कर दे यार दूसरी जगह कर दे। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि यार मैं कर दूंगा तुम्हारी व्यवस्था वगैरह तो सब ढंग की। तो उसको अब वो हमें घुमाता, वहां पे 2-3 दिन घुमा हमारे साथ। तो उसने दूसरे तीसरे दिन मेरे कहा, हम घूम रहे थे वहां, तो उसने कहा ये जो आइसक्रीम वाले भैया देख रहा है, इनको देख देख शक्ल देख इनकी ढंग से। मैं नोटिस किया, मुझे यार ये तो सारे राजस्थानी लग रहे हैं। अपना आदमी गोवा वालों की शक्ल ही अलग होती है, अपने वालों की शक्ल अलग, शक्ल से तो पहचान में आ ही जाता है। तो मैं यार सारे अपने, उसने कहा सारे जालोर के हैं। तो मैं कैसे? तो कहा जालोर का एक कोई बंदा आया था कई साल पहले आइसक्रीम वाले इस बिजनेस के अंदर, फिर उसने धीरे धीरे बड़ी दुकान कर ली, फिर उसने अपने भाइयों को बुला के 5-7-10 दुकानें कर ली। फिर यदि किसी के पास पैसे थे तो दुकान कर लो, नहीं है तो ये पार्लर लेके घूम लो, मजदूरी की मजदूरी मिल जाएगी, दुकान करना तो बिजनेस का बिजनेस मिल जाएगा, सारे ही अपने वाले। तो ये घुमाते घुमाते एक के पास लेके आ गए, इनको कहीं देखा हुआ है क्या? तो मुझे लगा यार हो सकता है हम पहले जयपुर रहते थे तो उसके कोई जानकार हो, तो कहीं यहाँ मिले हो जयपुर में, तो मैं तेरे साथ कहीं जयपुर में मिला हूँ। उसने कहा नहीं यार इतनी फिल्में देखता है, गोलमाल नहीं देखी क्या तूने? मैं देखी है, तो उसमें करीना कपूर आइसक्रीम ले रही है ना? हाँ इनसे ही ले रही है।
फिर हमने उनसे हाथ मिलाया, क्योंकि उन्होंने करीना से मिला रखा था। थोड़ा बहुत तो संचरण हो, असर आए भाई साहब कहीं ना कहीं। धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। धर्म किसके साथ जुड़ा हुआ है? समाज। अंग्रेज जब आए तो हमारे के सामाजिक रीति रिवाज थे, वो अंग्रेजों ने बंद कर दिया। हमें बड़ा बुरा लगा, हमें लगा ये तरीका गलत है, इसलिए हम अंग्रेजों से नाराज थे, इसलिए भी हमने क्रांति की। जैसे सती प्रथा अंग्रेज बैन कर गए, जैसे कोई कन्यावध अंग्रेज बैन कर गए, जैसे कोई बाल विवाह अंग्रेजों ने कहा हम रोक लगाएंगे। और हमें लगता था नहीं यार ये गलत है, ये हमारी कस्टम है, तुम हमारे कस्टम में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था, देखो जॉन लुडलो ने सती प्रथा और समाधि प्रथा पे रोक लगा, पढ़ा था हमने। तो जनता को जल्दी समझ में नहीं आया, जनता को लगा ना यार ये तरीका गलत है। और ये भारत के साथ समस्या है, तमाम लोगों के साथ समस्या, अभी तक हमारे साथ भी समस्या है। हम नई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नई चीजों के प्रति हमारा एक रिजिडनेस का भाव रहता है, हम थोड़े उनके प्रति जिद्दी रहते हैं, ना किसी प्रकार का चेंज होना नहीं चाहिए, जो चल रहा है वैसा ठीक, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंज आएगा तो हम उसके प्रति कभी भी उतने वो नहीं रहते, अनुकूल नहीं हो पाते। हमें लगता है कि गलत हो रहा है, इसका क्या किया जाना चाहिए, विरोध। इसलिए आज दिन तक भारत में कोई नई चीज हो हम विरोध करते हैं, एक बार विरोध करते हैं, 10 साल बाद में लगता है कि ना यार फालतू में कर गए थे, ये चीज तो चल रही है और सही है। भारत ने रंगीन टीवी का विरोध किया। रंगीन टीवी आया था तब हमारे नेताओं तक ने रैलियां निकाली कि रंगीन टीवी हमारे देश में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि हमारी पीढ़ियां, हमारे बच्चे रंगीन हो जाएंगे, रंगीन टीवी में गलत सलत चीजें दिखाएंगे भाई साहब, और फिर हमारे बच्चे उनको देख देख के बिगड़ जाएंगे एकदम। अब बिगड़े हुए ही हो तुम, तुम्हारी जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, कौन सी कमी दिख रही है तुम्हें? उल्टा मनोरंजन का दूसरा साधन आएगा, जनसंख्या में कमी आएगी तुम्हारी। हमने कंप्यूटर का विरोध किया है, कंप्यूटर आया था तब नेताओं ने रैलियां निकाली कि हमारे देश में कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि आप कहते हो ना एक कंप्यूटर 10 आदमी के बराबर काम कर सकता है, कि हाँ, फिर 9 तो बेरोजगार हो गए, फिर 9 क्या करेंगे भाई साहब? आज जब दिखता है कि यार पूरी दुनिया में कंप्यूटर में सबसे अधिक काम करने वाले लोग ही अपने हैं। अमेरिका का पूरा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो खा गए हम, पूरे पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने अपने मिलते हैं अमेरिका के अंदर सारे के सारे। तो लगता है कि नहीं यार ये तो हम फालतू में विरोध कर गए थे। इसलिए भारत के लोगों में विरोध करने की प्रवृत्ति है। स्टेटस को, यथास्थितिवाद, जैसा चल रहा है वैसा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का चेंज आना। और तो मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ हमेशा एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए। आपका बैच यहाँ लगता है, सब कुछ सही चल रहा है एकदम। कई बार क्या होता है, जब बैच को चलते हुए कुछ दिन हो गए, कि मान लो आपके बैच को 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, तो संख्या कम होने लग जाती है। कुछ बच्चे ऑनलाइन चले जाते हैं, कईयों के एग्जाम आ गए तो चले गए। तो हमें लगता है यार यहाँ पे तो हम बड़ा बैच बना सकते हैं, ये बैच छोटा हो गया तो इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो अपने उसको कहते हैं कि यार मेन बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाओ, या सामने को दूसरा है उसके अंदर शिफ्ट हो जाओ, वहां कमरा छोटा, वहां पर तुम आ जाओगे। और बच्चे विरोध करते हैं, ये क्या तरीका है, ये कहाँ ला के बिठा दिया, हमारा जो था वही एकदम सही था, वो कमरा ज्यादा अच्छा लगता है सर, खुला खुला बड़ा बड़ा कमरा होता है, यहाँ पे तो छोटे छोटे डब्बे से लाके कर दिए सर, फील ही नहीं आता है हमें तो। वैसा वर्षा इसका उल्टा, एक बेच जो उस कमरे में बना हुआ है, छोटा बेच था उसमें बनाया, फिर उसमें भीड़ बढ़ गई तो हम उसको यहाँ लेके आ गए, वो गए। ये कोई तरीका थोड़ी, वन मेन बिल्डिंग तो मेन बिल्डिंग ही होती है। अब हमें तो फील ही नहीं आता कि कोचिंग है, बाहर से और बाहर से चले जाओ, फिर कोचिंग आने का क्या मतलब हुआ? स्टूडेंट को लगता ही है कि जैसा चल रहा है वैसा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का चेंज। वो तो सबसे अच्छा तो कोरोना जब नया नया लगा था ना, तो जब नया नया कोरोना आया तो सरकार ने पहले कहा कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, कोचिंगों में भीड़ होती है। तो हमें लगा यार ये कोचिंग बंद करेंगे सरकार वाले सबसे पहले, तो अपने क्या करें, तो सरकार छापा मारी, इससे पहले अपने थोड़ा ध्यान रख ले। तो हमने मैं एक दिन एक बड़ा बेच था उसमें मैं गया और मैंने जाकर भाई हम आपके बेच को आधा आधा करेंगे, आधे को कल आना, आधे को परसों आना, पढ़ाएंगे सेम। पर थोड़े दिन, अब शुरुआत में थोड़ी पता था कोरोना 2 साल तक चल जाएगा, अपने को दिया था कि 21 दिन में खत्म हो जाएगा, मोदी जी ने भी कहा था 21 दिन में। तो हमें भी लगा भाई ये तो हो जाएगा क्या है। तो मैंने कहा कि भाई आधे आधे करेंगे, आधे बच्चे कल और आधे बच्चे परसों। 501 बच्चे थे उस बैच में, तो आधे आधे करने का तरीका क्या हो सकता था? एक तरीका था कि रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 250 तक कल आओ, 251 से लेके 500 तक परसों। पर मैंने कहा भाई मैं ऐसे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे करूंगा तो कईयों की जोड़ियां बिगड़ जाएगी। भाई अपने हिसाब से बैठने भी तो लग गए आप। तो मैं एक काम करता हूं कि स्क्रीन से आगे वाले कल आ जाओ और स्क्रीन से पीछे वाले परसों आ जाओ, जहां जो बैठा वो वहीं बैठा रहेगा, उसकी सीट भी चेंज नहीं होगी। तो कहा सर ठीक है ऐसे कर लिया जाए अपने। तो मैंने कहा भाई कल कौन आएंगे, पहले आगे वाले आओगे पीछे वाला? तो पीछे वाला मजा मजा हम आएंगे, कल हम आएंगे। तो मैंने आगे वालों को कहा कि तुम परसों आ जाना, पढ़ाएंगे तो सेम सेम ही वही चीजें पढ़ाएंगे। ठीक है। अब मैं उसके अगले दिन क्लास लेने के लिए गया, तो आगे वाली सारी सीटें खाली, कोई नहीं बेटा, पीछे पीछे बैठे। तुम क्या बात, तुम वहां क्यों बैठे हो? हम पीछे वाले हैं। तो सदा पीछे इसलिए बैठते हो क्योंकि आगे जगह
आ तो आगे सीटें खाली बैठेंगे ना, बैठेंगे तो यहीं। फिर मैंने उनको यूं राजी करके मैंने कहा 2-3 बच्चे आगे वाली लाइन में आके बैठ जाओ, जिनमें 1-2 हिंदी मीडियम का और 1-2 इंग्लिश मीडियम को, क्योंकि मैं जब लिखवाता हूं तो मैं आगे वालों की कॉपियां देखता हूं कि भाई लाइन लिखी कि नहीं लिखी, वरना मेरे क्या पता चले आपने लाइन लिखी कि नहीं लिखी। तो मैं हिंदी मीडियम वालों को देता हूं, लिख ली तो मैं मानता हूं एक ने लिख ली तो पूरी क्लास ने लिख ली। और अब यदि एक आधे बच्चे का रह गया तो खड़ा होकर पूछ लेगा, बाकी ज्यादातर ने लिख ली। इंग्लिश वाले ने लिख ली तो लिख ली। अब यदि मैं देख ही नहीं पाऊंगा तो मेरे को क्या पता कितनी देर बोलनी है लाइन को, तो कहे कि पीछे आगे देख लो आप। मैं तो पहले भाग के देख के आऊंगा लिख ली क्या, फिर इधर आऊंगा लिख लो, वापस लिखो इधर। तो ऐसा भी है, मैं दौड़ भाग में ले जाऊंगा। हाथा जोड़ी की, 2-3 बच्चों को आगे बिठाया। वैसे कोई 5-6 दिन हमने क्लास ली होगी, उन पीछे वालों में से एक ही आगे आगे नहीं बैठा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आगे वाले जो होते हो ना, तुम 1-1 घंटे पहले आगे खड़े होते हो और तुम कहते हो कि क्यों आए 1 घंटे पहले, कि आगे सीट चाहिए सर। चिंता ही मत करो, पीछे वाले कभी तुम्हारी सीट पे आ जाए निकल आए, तुम्हारी सीट यहीं रहेगी, कहीं नहीं जा रही है। उनको पीछे वाली सीटों से इतनी मोहब्बत है अपनी, वे मर जाएंगे लेकिन पीछे वाली सीट किसी को देंगे। आई बात समझे? तो भारतीय समाज यथास्थितिवादी है जी। भारतीय समाज कभी भी नई चीजों को उतनी जल्दी से स्वीकार करता, नई चीजों का विरोधी कर जाता। तो वो यहां पर भी देखने को मिला कि जब सामाजिक, भाई अंग्रेजों ने उस समय सती प्रथा बैन की, हमने विरोध किया। आज तो अपने भी समझते हैं कि सती प्रथा गलत है। आज तो कोई नहीं कर रहा ना सती, यदि सही है तो आज ही कर लो। पर उस टाइम हम कह रहे थे कि नहीं भाई साहब, तुम कौन होते हो, अंग्रेज कौन होते हो बताने वाले, हमारी लुगाई रखे तो रखे, बाले तो बाले, हमें बताया रखनी एक बार नहीं है, क्या करना है। लिखो।